ये रेजिस्टेंट है, ये सपोर्ट है, ठीक है, ग्रीन में मार्क कर लेते हैं। होता क्या है कि बायर सपोर्ट पे खरीदते हैं, रेजिस्टेंट पे जाके सेल करते हैं, फिर प्राइस सपोर्ट पे आता है, बायर खरीदते हैं, प्राइस ऊपर जाता है, सेलर क्या करता है, रेजिस्टेंट पे सेल करते हैं, नीचे गिरता है। कभी कभार बीच में रहता है प्राइस और सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, और वो सपोर्ट क्या बन जाता है, रेजिस्टेंट बन जाता है। वैसे ही अगर प्राइस अपने रेजिस्टेंट को ब्रेक कर देता है तो वो फ्यूचर का क्या बन जाता है, सपोर्ट बन जाता है। बस ये भी सेम कॉन्सेप्ट डिमांड सप्लाई में काम करता है। अगर आपने नीचे से कोई डिमांड जोन मार्क किया है और अगर कल को वो डिमांड जोन ब्रेक हो जाता है तो वो फ्यूचर में ऑटोमेटिकली सप्लाई एरिया बन जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिमांड मतलब क्या होता है, सपोर्ट एरिया होता है, और सप्लाई एरिया आपकी क्या हो जाती है, सप्लाई एरिया ही आपकी रेजिस्टेंट लेवल बनता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब डिमांड सप्लाई को आपको पूरा डिटेल में समझना होगा, ठीक है। देखिए एक मार्केट है, ठीक है, आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे एक मार्केट है, ठीक है। अब उस मार्केट में ना कुछ स्पेशल चॉकलेट्स आई हैं, ठीक है, जिसकी क्वांटिटी कितनी है, सिर्फ 50 पीस प्रीमियम है, बहुत प्रीमियम है। मे बी शायद बहुत बाहरी कोई देश से आया है, इसलिए वो बहुत इम्पोर्टेड है, बहुत प्रीमियम है, ठीक है। अब वो 50 पीस जो है, 50 पीस की चॉकलेट है, हर 50 पीस में से एक चॉकलेट की प्राइस कितनी निकल के आ रही है, एटलीस्ट 250, मतलब कि बहुत महंगी चॉकलेट है, और चॉकलेट टेस्टी भी है और हेल्दी भी है, ठीक है। मे बी शायद हेल्दी वाली चॉकलेट होगी जिसमें मिठास भी है पर उसको खाने से कुछ भी बीमारी नहीं होती। तो मार्केट में क्या होता है ना, इंटरेस्ट बढ़ता है, ठीक है। अब मार्केट में इंटरेस्ट बढ़ेगा क्योंकि 50 क्वांटिटी है और एक चॉकलेट की कीमत सिर्फ 250 रुपये, ठीक है, ये क्वांटिटी है। अब आपके शहर में बहुत 50 लोग तो रहते नहीं, करोड़ों की या फिर लाखों की आबादी तो होती ही है, ठीक है। अब उनको जब इस चॉकलेट को ख़रीदने में बहुत रुचि आएगी तो वहाँ पे क्या क्रिएट होगा, मांग। हिंदी में बोलते हैं मांग, इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं, डिमांड। जब डिमांड क्रिएट होगा, कोई मांगेगा तो उसे देना भी पड़ेगा, दुकानदार देगा भी। पर यहाँ पे माइनस पॉइंट क्या है, सिर्फ 50 ही क्वांटिटी अवेलेबल है। खरीदने वाले अगर 10,000 हैं, ठीक है, लोग हैं 10,000 खरीदने के लिए, लोग रेडी हैं, पर सिर्फ कितने लोगों को मिल सकता है, सिर्फ 50 लोग को मिल सकता है, ठीक है। आप समझ रहे हो, सिर्फ 50 लोग को ही 50 चॉकलेट, क्योंकि एक चॉकलेट के पीस मतलब कि 50 ही मिल सकते हैं, क्योंकि 50 क्वांटिटी अवेलेबल है और एक की प्राइस 250 है, पर ख़रीदने वाले आपके शहर में 10,000 लोग हैं। अब देखो, जिसका प्राइस 250 है और किसी को अगर इस चॉकलेट की बहुत कीमत पता है कि बहुत अच्छी चॉकलेट है, वो इस 250 रुपये से भी ज़्यादा देने को तैयार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि शायद ही उसके किस्मत में मिलेगा, क्योंकि सिर्फ 50 क्वांटिटी मिलेगी, मतलब कि 50 ही बिकने के लिए अवेलेबल है, ख़रीदने वाले 10,000 हैं। तो यहाँ पे मांग ज़्यादा जब बढ़ेगी तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब सबको तो 250 में चॉकलेट नहीं दे सकते। अब जो खरीदार रहेगा, अब जो बेचने वाला रहेगा, जो दुकानदार, वो इसका फ़ायदा उठा सकता है। वो क्या कर सकता है, वो 250 से अगर प्राइस को 500 रुपये भी कर देगा, तब भी लोग वहाँ पे उसे ख़रीदने के लिए इंटरेस्ट दिखाएंगे, क्योंकि वहाँ पे उनको कुछ अच्छा या फिर यूनिक या फिर उस प्रोडक्ट में बहुत कुछ पॉजिटिव पॉइंट दिख रहा होगा, जिससे वो ख़रीदने के लिए जो भी प्राइस रहेगा वो उसे पे करने के लिए रेडी रहेंगे। जो ये 250 से 500 रुपये प्राइस बढ़ गया, मतलब कि कितने रुपए का गेन आ गया, 250 और इसमें ऐड हो गया, मतलब कि प्राइस में जब 250 रुपये और ऐड कर देंगे तो प्राइस क्या हुआ, 500 रुपये। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब जैसे ही मांग बढ़ा और उसमें सप्लाई कम थी, ठीक है, मांग थी 10,000 लोगों की पर सिर्फ सप्लाई थी 50 लोग की जितनी, तो यहाँ पे प्राइस में बढ़ोतरी आपको दिखेगी। इसे बोलते हैं डिमांड। जब एक लेवल है, यहाँ पे जब बायर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, यहाँ पे ख़रीदार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो इस प्राइस को कोई भी भाव पे ख़रीदने के लिए रेडी रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब वो लोग इंटरेस्ट शो करते हैं, जैसे कि एक बाज़ार में डिमांड क्रिएट होता है, वैसे ही अगर एक प्राइस में डिमांड क्रिएट हुआ तो वो भाव क्या होता है, वो ऊपर जाता है, ठीक है, क्योंकि प्राइस में क्या होता है, बायर और सेलर का इम्बैलेंस से बैलेंस चलता है। देखिए, अगर एक मार्केट ऐसा है, कंसोलिडेशन, ठीक है, अगर मैं इसे एक लेवल में बांध देता हूँ तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर बायर और सेलर की क्वांटिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे अगर बायर की क्वांटिटी 100 है तो सेलर की भी क्वांटिटी 100 है। अगर सेलर 100 क्वांटिटी बेचना चाहता है तो बायर के पास 100 रुपये है जो वो सेलर को आराम से दे सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वल सौदा हो जा रहा है, ठीक है। पर यहाँ पर अगर खरीदार 1000 बढ़ जाते हैं
और सेलर जब 100 रुपये ही और जब सेलर के पास कुछ बेचने के लिए सिर्फ उसकी 100 क्वांटिटी है, तो अब 10-1000 लोगों को वो पूरी 100 चीज़ तो जाएगी नहीं, 100 लोगों को ही मिलेगी। तो सेलर इसका फ़ायदा उठा सकता है। वो क्या करेगा, वो प्राइस को बढ़ा सकता है। बेचना वाला अगर शॉप ओनर है तो वो क्या करेगा, वो प्राइस को बढ़ा सकता है। ठीक है, जब जैसे ही क्वांटिटी जब छोटी रहेगी, कम रहेगी, खरीदार जब ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, डिमांड क्रिएट होगा। किसी भी चीज़ की मांग जब आएगी, बहुत ज़्यादा आएगी मार्केट में, तो उस चीज़ का दाम में आपको देखने मिलेगा कि उसमें बहुत सी बढ़ोतरी हो जाती है। जैसे कि अगर आप देखते होंगे कोविड के टाइम में क्या हो रहा था, जो गैस सिलेंडर थे वो बहुत कम थे, तो बहुत कम होने की वजह से सबको तो दिया नहीं जा सकता, तो एक एक सिलेंडर लाख लाख रुपए में बिक रहा था और उसे लोग देने के लिए भी रेडी थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या था, वहाँ पे डिमांड था, वहाँ पे ज़रूरत थी उस चीज़ की। ठीक है, इसे ही बोला जाता है डिमांड। जब डिमांड होता है, ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे सप्लाई जब कम होती है, ठीक है, तो इसमें इसके वजह से क्या होता है, प्राइस का इम्बैलेंस होता है। अगर डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस क्या होगा, प्राइस ऊपर जाएगी, क्योंकि वहाँ पे सप्लाई कम होगी और डिमांड उसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, तो प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे प्राइस में मांग दिखेगी। कोई भी क्वांटिटी या फिर कोई भी चीज़ में जब ज़्यादा मांगे आएंगी, जब ज़्यादा डिमांड आएगा, तो उसकी चीज़ में ऑटोमेटिकली आपको इंक्रीमेंट या फिर इंक्रीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए जब भी लोअर लेवल पे आपको बायर बाय करता हुआ देखते हो आप, तो उसका मतलब क्या होता है कि उस मार्केट में उस चीज़ की मांग, कोई भी प्रीमियम हो सकता है, कोई भी ऑप्शन का प्राइस हो सकता है, उस चीज़ की डिमांड जब मार्केट में बढ़ जाती है तो प्राइस क्या होता है, नीचे से ऊपर जाता है। इसको बोलते हैं डिमांड। अब जब 100 बायर हैं और 100 ही सेलर है, तो ऐसे मार्केट को क्या बोलते हैं, बैलेंस मार्केट बोलते हैं। ठीक है, ये होता है बैलेंस मार्केट। पर जब बायर की क्वांटिटी जब 1000 हो जाएगी और सेलर की क्वांटिटी सिर्फ 100 रहेगी, खरीदने वाले 1000 है, बेचने वाले कम है, मतलब कि प्राइस में क्या आ रहा है, मांग आ रही है, डिमांड आ रही है, तो प्राइस में क्या होगा, आपको इंक्रीमेंट दिखेगा, मतलब कि प्राइस क्या रहेगा, लोअर लेवल से ऊपर जाएगा। ये क्या हुआ प्राइस का, ये प्राइस का हुआ इम्बैलेंस। ठीक है, जब बायर और सेलर के बीच में डिफरेंस आने लगता है तो उसे प्राइस में इम्बैलेंस के रूप से देखा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बायर ज़्यादा है और यहाँ पे सेलर कम है। इसके वजह से जो बायर होगा लोअर लेवल से, वो प्राइस को ऊपर ले जा सकता है। क्यों? क्योंकि प्राइस में डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो यहाँ पे प्राइस में आपको इम्बैलेंस दिखेगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे सेलर के मुकाबले बायर ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे आपको प्राइस में इम्बैलेंस देखने मिलेगा। चलिए अब सप्लाई जोन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, डिमांड जोन क्या होता है, आपका सपोर्ट एरिया होता है, और सप्लाई जोन क्या होता है, आपका रेजिस्टेंट एरिया होता है। ठीक है, और इसे आप रेक्टेंगल टूल से मार्क कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो रेक्टेंगल टूल कहाँ होता है, तो आपके ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पे टूल ऑप्शन में ब्रश वाला आइकन दिखता होगा, उसके नीचे में ये रेक्टेंगल टूल है, आप इसे अप्लाई करके यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब सब डिमांड को हमने पढ़ा, मतलब कि सपोर्ट को। अब सप्लाई जोन को पढ़ना बचा है, जहाँ से प्राइस में आपको हमेशा फॉल दिखता है। अब वो फॉल इस लेवल से भी आ जाता है, कभी कभी बीच ऊपर जाके अचानक से नीचे आ जाता है, कभी कभी एकदम टॉप लेवल के इस रेजिस्टेंट के एज पॉइंट से गिर जाता है। तो ये होता क्यों है, ये सप्लाई एरिया की वजह से होता है, क्योंकि इस लेवल पे जब भी प्राइस जाएगा वहाँ पे सेलर्स क्या करेंगे, बेचेंगे ही बेचेंगे, क्योंकि मोल भाव का सिलसिला चलता रहता है। कई लोग बार्गेन भी करते हैं, कई लोग ज़्यादा भाव में बेचने के लिए रेडी रहते हैं, कई लोग कम भाव पे रेडी रहते हैं बेचने के लिए। तो इसी की वजह से कभी कभार प्राइस यहाँ से भी गिर जाता है, बीच से भी गिर जाता है और टॉप लेवल से भी गिर जाता है। तो उस एरिया को हम एक जोन में बांध लेते हैं, मतलब कि जोन मतलब क्या, दायरा, मतलब कि उस लेवल पे जब भी प्राइस जाएगा तो वहाँ पे आपको सेलिंग एक्टिविटी दिखेगी, इसीलिए हम उसे सप्लाई एरिया बोलते हैं। सर सप्लाई एरिया कब बनता है, जब प्राइस में डिमांड कम होने लगती है और सप्लाई ज़्यादा होने लगती है, मतलब कि सपोर्ट पे खरीदार कम और रेजिस्टेंट में सेलर्स ज़्यादा हो जाते हैं, तब आपको सप्लाई एरिया देखने मिलता है। ठीक है, और समझ में नहीं आया होगा, प्रैक्टिकली अब उसी एग्जांपल से लेते हैं। अब आपका ये बाज़ार है, उसमें वो 50 जो चॉकलेट्स हैं वो आई हैं। ठीक है, 50 नहीं, अब ये 500 चॉकलेट्स हो गई हैं। ठीक है, लास्ट टाइम 50 था, क्वांटिटी कम थी, अब क्या पता जो सेलर है, बेचने वाला है, उसने अब क्वांटिटी को बढ़ा दिया है। ठीक है, मतलब कि जो भी आपका होलसेल सेलर होता है या फिर दुकानदार होता है, ठीक है, उसने क्या किया, 500 चॉकलेट्स मंगा लिए। अब 500 चॉकलेट मंगा लिए, अब उससे पहले क्या था, उसका दाम कितना था, 250। अब उसका प्राइस क्या हो गया,
90 रुपीज़ हो गया, मतलब कि 250 से बहुत कम हो गया, प्राइस में डिस्काउंट आ गया, मतलब कि प्राइस घट चुका है, ठीक है। अब खरीदने वाले जो पहले 10,000 थे, अब खरीदने वाले कितने हो गए, चलो अप्रॉक्स मान लेते हैं, सिर्फ 150 लोग खरीदने के लिए तैयार है। मतलब कि अब आप देखो यहाँ पे बायर 150 लोग हैं और बिकने के लिए 500 क्वांटिटी की चॉकलेट्स अवेलेबल है। अब 500 लोग भी यहाँ पे रुचि नहीं दिखा रहे खरीदने के लिए, तो इसके वजह से ये 90 रुपये का प्राइस क्या होगा, ये 90 रुपये की प्राइस में फॉल आएगा। क्यों? क्योंकि जब माल बिकेगा नहीं तो दुकानदार को मजबूरी में ये 90 रुपये के प्राइस को गिरा के कम से कम 50 रुपये लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कैसे ना कैसे माल को निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए प्राइस में वो गिरावट लाएगा, सो दैट कम प्राइस में भी लोग खरीदने के लिए कम से कम रुचि दिखाएं। तो ये 500 रुपये का जो स्टॉक है वो कम से कम ख़त्म हो, तो दुकानदार को थोड़ा बहुत ज़्यादा भी ना मिला चलेगा, पर कम से कम जो खरीदी प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, वो निकल जाना चाहिए, इसका वो कोशिश रहेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, प्राइस में जो फॉल आया इसी को बोलेंगे हम सप्लाई। मतलब कि प्राइस में जब सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, मतलब कि बहुत सारी क्वांटिटी। अब देखो, अगर अभी एग्जांपल दिया जाए, अभी कोविड जा चुका है, तो अभी अगर आप ऑक्सीजन सिलेंडर लेने जाओगे तो वो आपको आराम से, मतलब कि चलो एक दिन के लिए 20,000 में आराम से अवेलेबल हो जाएगा, जो कि पहले कोविड के टाइम में 1,00,000 रुपये वो एक क्या कहते हैं डिमांड उसका इंक्रीज़ हो गया था। एक एक सिलेंडर एक एक दिन का 1,00,000 चार्ज हो रहा था। मतलब कि वहाँ पे क्या था, वहाँ पे डिमांड उस टाइम पे ज़्यादा था। पर आज वही सिलेंडर अभी अगर जाओगे तो वो आपको ईजिली 80 पर, मतलब कि 80,000 डिस्काउंट में 20,000 में अवेलेबल हो जाएगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी हमारे इंडिया में उतनी ज़्यादा डिमांड क्रिएट नहीं है, क्योंकि अभी लोगों को ज़रूरत नहीं है, तो मांग जब आएगी नहीं तो प्राइस बढ़ेगा क्यों, प्राइस उल्टा घटेगा। मतलब कि सप्लाई में बढ़ोतरी आएगी और डिमांड में क्या होगा, डाउनफॉल दिखेगा। देखिए, जब सप्लाई बढ़ता है, ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ की सप्लाई बढ़ने लगती है, मतलब कि अगर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो उसकी डिमांड वैसे क्या होती है, घटने लगती है, लोगों का रुचि चला जाता है। क्योंकि अगर कोई चीज़ एकदम खास है तो उसका लोग डबल देने में पीछे नहीं हटते, पर अगर वही चीज़ हर किसी के पास अवेलेबल है तो कोई उसका क्यों आपको खास प्राइस पे करेगा। यही होता है डिमांड और सप्लाई का बीच का फ़र्क। अब बस जब प्राइस को आप डिमांड जोन से ज़्यादा हुआ देखोगे, इसका मतलब क्या होगा कि डिमांड मतलब सपोर्ट मतलब बायर। इतना याद रखना, जब बायर सेलर के कंपैरिजन में ज़्यादा होंगे, मतलब कि सेलर कम होंगे और बायर ज़्यादा, तब प्राइस ऊपर जाता है। और जब प्राइस में सेलर ज़्यादा होते हैं, मतलब कि सप्लाई ज़्यादा होती है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिमांड जो रहेगा वो कम हो जाएगा। मतलब कि मांगे कम होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी, तो सप्लाई जब ज़्यादा होगा तो सप्लाई मतलब रेजिस्टेंट होता है, रेजिस्टेंट में कौन होता है, सेलर होता है, वो प्राइस को फिर नीचे गिराएगा। ये होता है सिंपल सा डिमांड और सप्लाई जोन का मतलब, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा होगा, प्रैक्टिकली मैं लाइफ एग्जांपल देके आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपको इससे समझ में आ रहा होगा, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब चलिए डिमांड और सप्लाई जोन्स को हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली चार्ट्स में उसे बना के देखते हैं। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जैसे आप रेजिस्टेंट में क्या करते हो, जब रेजिस्टेंट बनाते हो तो नंबर ऑफ़ टचेस आप जितने भी अवेलेबल होते हैं उसे टच करते हो। नंबर ऑफ़ टचेस जितने भी रहते हैं उसे आप टच करते हो और एक लाइन को ड्रॉ करते हो। वैसे ही लोअर लेवल पे नंबर ऑफ़ टचेस जितने निकल के आते हैं उसे जब एक लाइन से मार्क करते हैं तो वो आपका सपोर्ट निकल के आता है। वैसे ही आपको एक डिमांड जोन और सप्लाई जोन को मार्क करना होगा। मतलब कि जिस एरिया में आपको दिखेगा कि हाँ उस एरिया से सप्लाई आ रही है, उस एरिया को आपको बस क्या करना है, कवर करना है, ठीक है, एक जोन्स के हेल्प से। तो जैसे कि मेरे को अभी क्या दिख रहा है कि यहाँ से सेलिंग एक्टिविटी है जो इस रेजिस्टेंट के पास है, और ये भी एक सेलिंग एक्टिविटी का पार्ट है। मतलब कि ये तीन क्या है, आसपास निकल के आ रहे हैं। मतलब कि ये पूरा एरिया में या फिर ये पूरे दायरे में, जिसको इंग्लिश में मैं जोन बोलूँगा, उस जोन में जब भी प्राइस जाता है तो प्राइस में रेड कैंडल और सेलिंग देखने मिलती है। मतलब कि वहाँ पे क्या है, एक रेजिस्टेंट बन के बैठा है, मतलब कि यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है, मतलब कि यहाँ पर लोग रेजिस्टेंट को प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, मैं रेक्टेंगल टूल को लूँगा और इनको ऐसे मैं मार्क कर लूँगा। इसकी वजह से हुआ क्या, ये भी इस जोन में कवर हो गया, ये भी कवर हो गया और ये भी कवर हो गया। इस जोन में जब भी प्राइस जा रहा है मतलब कि वहाँ पर सेलिंग एक्टिविटी दिख रही है, ये मेरे को मालूम हो रहा है, ठीक है। अब वैसे ही मैं क्या करूँगा, एक नीचे में डिमांड जोन और सप्लाई जोन शॉर्ट में अवेलेबल है। देखो कि अगर यहाँ से अगर मैं इसे ऐसे मार्क कर लेता हूँ,
सर आपने इसे क्यों मार्क किया? यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट, फिर वो सपोर्ट रेजिस्टेंट बना और वो वापस से रेजिस्टेंट बना, तो यहाँ से ये भी कवर हो गया, ये एरिया भी कवर हो गया, और ये एरिया भी कवर हो गया, और ये एरिया भी कवर हो गया। फिर लोअर लेवल से यहाँ से हम एक जोन को मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब इसे अगर मैं मार्क किया तो यहाँ पे आपको दिखेगा पहले वो सेलिंग किया, बाद में यहीं से उसका बाइंग प्रेशर बना, फिर प्राइस ऊपर गया, यहीं से प्राइस ऊपर गया, यहीं से प्राइस ऊपर गया। तो अगर आप चार्ट को देखोगे तो कितना नीट एंड क्लीन बना है और सब कुछ समझ में आ रहा है कि यहाँ से प्राइस में बाइंग आती है, यहाँ से बाइंग आती है, यहाँ से बाइंग आती है, यहाँ से सेलिंग, सेलिंग और हल्का सा सेलिंग आपको देखने मिलता है। अब जैसे कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, ठीक है, तो कोई बोलेगा यहाँ से भी बाइंग आ रहा है, यहाँ से भी बाइंग आ रहा है, यहाँ से भी बाइंग आ रहा है, और यहाँ से फिर वो सपोर्ट का रेजिस्टेंट बना है, तो किसे कंसीडर करें, ये ले कि ये ले? तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ फिर से प्रॉब्लम हो रही है। तो हम क्या करते हैं, हम एक दायरा बना लेते हैं, मतलब कि जोन्स बना लेते हैं, जैसे हम क्या बोलेंगे, एक डिमांड जोन, ठीक है। हम बेसिकली नंबर ऑफ़ टचेस को कंसिडर करेंगे और उसे ज्वाइन कर लेंगे। सर इसकी वजह से अब क्या हुआ, ये सपोर्ट भी आ गया दायरे में, ये भी आ गया, एक बार यहाँ से वापस से दायरे में आ गया, ये बीच में से यहाँ से फिर बाइंग आ गया, यहाँ से बाइंग, यहाँ से बाइंग, और वो जब सपोर्ट या फिर डिमांड जोन टूटा तो वो फ्यूचर में फिर उसका सप्लाई जोन के जैसे क्या करेगा, उसे ट्रीट करेगा, ठीक है। तो जो भी यहाँ से बाइंग आपको दिखता है कि प्राइस में सपोर्ट ड्रॉ करते समय ये लाइन से प्रॉब्लम आता है, तो आप ऐसे एक जोन बना के उसको, प्राइस को एक दायरे में बंद करके उसे आप अपना डिमांड जोन बोल सकते हो। अब सिमिलरली अगर आप देखोगे प्राइस में यहाँ से बाइंग, यहाँ से बाइंग, बीच में से बाइंग, यहाँ से बाइंग, तो क्या कर सकते हैं, एक डिमांड जोन को मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ग्रीन कैंडल के पहले रेड कैंडल को देखोगे तो जो छोटी सी रेड कैंडल है, हम उसे पकड़ते हुए अगर एक डिमांड जोन को मार्क करेंगे, नंबर ऑफ़ टचेस आपको गिनने हैं, ठीक है, कहाँ पे निकल के आ रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ टचेस बोलने का मतलब, सर यहाँ पे टच निकल रहा था तो इसे मार्क कर लिया, यहाँ से भी टच निकल रहा था तो इसे मार्क कर लिया, यहाँ से भी टच निकला तो इसे मार्क कर लिया था, और मार्क करने के बाद इसे स्ट्रेच कर लेना है। जब आप स्ट्रेच करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्राइस जब भी इस जोन में जाता है वहाँ पे बाइंग और बाइंग एक्टिविटी दिखती है, जिसे हम क्या बोलेंगे, ये आपका डिमांड जोन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ से भी सेलिंग आ रहा है, 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 तो किसी लाइन के थ्रू ड्रॉप करें, इसे तो क्या करते हैं, फिर से नंबर ऑफ़ टचेस निकालते हैं कि सबसे ज़्यादा डॉट्स कहाँ से निकल रहे हैं या फिर टचेस, और उसे एक जोन के थ्रू मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये जोन के थ्रू मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। अगर आप इसे प्रॉपरली अच्छे से मार्क करें तो ये कुछ ऐसे होगा, ठीक है। सर इसे बनाने से क्या हुआ, प्राइस का सेलिंग यहाँ से, प्राइस का सेलिंग यहाँ से, फिर बीच से ही सेलिंग आपको देखने मिला, फिर टॉप के लेवल से जब आपको सेलिंग देखने मिला, मतलब कि इस एरिया में रेजिस्टेंट ज़्यादा है, मतलब कि यहाँ पे प्राइस में सप्लाई बहुत ज़्यादा है। पर अगर आप ध्यान से देखोगे लोअर लेवल से सपोर्ट भी बहुत निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एक सपोर्ट को ड्रॉ करूँ तो वो कुछ इस तरीके से निकल के आएगा, ठीक है। ये सर आपने इसे क्यों ड्रॉ किया, यहाँ से देखो प्राइस का एक पुल बैक, बीच से यहाँ से प्राइस का जंप, और यहाँ से जंप। अब देखो मैंने पहले ही बताया था, यहाँ से सप्लाई और यहाँ से डिमांड भी ज़्यादा है और सप्लाई भी ज़्यादा है, मतलब कि दोनों ज़्यादा होने का मतलब यहाँ डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल है, क्योंकि प्राइस में कोई भी इम्बैलेंस क्रिएट नहीं हो रहा है, प्राइस में एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है। मतलब कि डिमांड, मतलब कि 100 क्वांटिटी अगर कोई ख़रीद रहा है तो 100 क्वांटिटी आराम से कोई बेच रहा है, तो यहाँ पे कोई ख़रीद रहा है, बेच रहा है, ख़रीद रहा है, वापस से बेच रहा है, ख़रीद रहा है, बेच रहा है। अब कोई भी डिमांड और सप्लाई ब्रेक कब होगा, जब प्राइस में इम्बैलेंस दिखेगा। प्राइस में इम्बैलेंस कब दिखता है, या तो डिमांड में कमी आ जाए, सप्लाई में बढ़ोतरी हो जाए, या तो सप्लाई में कमी हो जाए और डिमांड में बढ़ोतरी हो जाए, तो प्राइस में एक आपको इम्बैलेंस दिखेगा। और यहाँ पे डिमांड ज़्यादा हुआ और सप्लाई कम हुआ। डिमांड ज़्यादा हुआ मतलब कि यहाँ पर सपोर्ट पे बायर ज़्यादा हुए, तो प्राइस ने ऊपर प्राइस को ले गया और यहाँ पे जो भी स्टॉप लॉस था उसको मार्केट ने ग्रैब कर लिया, ठीक है। ये होता है डिमांड सप्लाई। और कुछ सर, तो अगर आप देखोगे प्राइस में यहाँ से सेलिंग हो रहा है, यहाँ से सेलिंग हो रहा है, यहाँ से सेलिंग हो रहा है, तो सर किसे हम ड्रॉ करें, तो हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, इनके टचेस को हम पहले ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, नंबर ऑफ़ टचेस, और पीछे इसे स्ट्रेच कर लेते हैं, ठीक है। अब इसे बनाने की वजह से क्या हुआ, मेरे को दिखा कि यहाँ से सप्लाई आ रहा है, रेजिस्टेंट आया, यहाँ से रेजिस्टेंट प्राइस का रुकना, फिर यहीं से प्राइस का फॉल, यहीं से प्राइस का फॉल, और फिर
इस लेवल से प्राइस का फॉल, मतलब कि ये पूरा इतना जो दायरा मैंने बनाया है जिसे मैं अपना रेजिस्टेंट या फिर सप्लाई एरिया बोलूँगा, इसमें जब भी प्राइस जब जाएगा या फिर कहीं पे भी बीच से जा रहा होगा तो मेरे को पता रहेगा कि प्राइस इसके ऊपर निकल नहीं रहा है, और जब भी इसके अंदर जाता है तो प्राइस में एक फॉल दिखता है तो मैं यहाँ पे बाय पोजीशन नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है प्राइस क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। अब प्राइस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक मैसिव सेलिंग आया है यहाँ से, तो ये वाला लेवल, ठीक है, 1 टाइम सेलिंग और यहाँ पे 2nd टाइम सेलिंग, और ये प्राइस का एक अच्छा खासा स्विंग हाई है, मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे स्टॉप लॉस लगाने का मौका, प्लस ये एक रेजिस्टेंट भी बनेगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत लोगों ने सेल किया होगा और उसी का हरकत आपको यहाँ पे वापस दिखेगा, ठीक है। पर यहाँ पे अगर आप जज करोगे तो प्राइस का सेलिंग यहाँ पे है, ठीक है, एग्जैक्ट इस लेवल पे, और यहीं पे रेजिस्टेंट निकल के आ रहा है। पर ये लेवल जब प्राइस यहाँ तक जाता है तो बीच से ही रिवर्स क्यों हुआ, यहाँ तक से वो जाके ये रेजिस्टेंट लेके क्यों गिरा नहीं, इसके लिए आपने ये नहीं समझा कि यहाँ पास एक सप्लाई जोन को आपको प्रॉपरली मार्क कर लेना था। ऐसे अगर आप मार्क करते तो आपको पता चल जाता, ठीक है। क्यों मैंने मार्क किया, क्योंकि यहाँ पास क्या था, एक ग्रीन कैंडल था, उसके बाद एक रेड कैंडल थी। तो अगर आपको कोई भी जैसे एक रेड कैंडल है और उसके बाद एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल दिखती है, ठीक है, तो आप इस रेड कैंडल को पूरा कवर करते हुए ऐसे करके एक डिमांड जोन खींच सकते हो। जब भी प्राइस ये रेड वाले एरिया को आप जिसे मार्क करोगे ना, वही प्राइस जब इस दायरे में आएगा तो वहाँ पे एक आपको बाइंग प्रेशर वापस से हर बार दिखेगा। वैसे ही अगर सेलिंग में ग्रीन कैंडल बनी है, नीचे एक रेड कैंडल बन जाती है, तो इस ग्रीन कैंडल का पूरा हाई से लो तक के एक जोन को मार्क कर लेना चाहिए, क्योंकि प्राइस जब भी इस जोन में वापस जाएगा वापस से आपको सेलिंग एक्टिविटी देखने मिलेगी। वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ से जैसे ही गिरा तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल था, तो जब ऐसे छोटी कैंडल मिल जाती है वहाँ पे इन डिमांड सप्लाई जोन को मार्क करना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। आप उनको हाई प्राइस उनके जस्ट लो प्राइस को पकड़ के एक बॉक्स आपको बनाना रहता है, और जब भी प्राइस वहाँ पर जाती है तब आपको बाइंग या फिर सेलिंग एक्टिविटी देखने मिलती है। तो अब आपको डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस ही है, बस आपको अपना क्लास को स्टैंडर्ड में ले जाना होगा, मतलब आप बड़े क्लास में आ गए तो अब आपको इन जोन्स को ही चार्ट में ड्रॉ करना सीखना पड़ेगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि पूरी वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।